हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के ऊपर। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 1991 की जो हमारी औद्योगिक नीति थी, उस नीति से काफ़ी कुछ सफलताएं मिली, कुछ कमियां भी रही उस नीति की। उसके बाद 2011 में नई औद्योगिक नीति ना बना करके बल्कि एक विनिर्माण नीति बनाई गई, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति उसको नाम दिया गया, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011। इस नीति की जो घोषणा थी वो की गई थी 4 नवंबर 2011 को, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत की जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उसकी जो हिस्सेदारी है या उसकी जो भागीदारी है उसको बढ़ा करके 25% तक लेकर के आना। यानी जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन का जो टारगेट था वो 25% तक पहुंचाने का था, जो कि पिछले काफ़ी समय से 16 से 17% की हिस्सेदारी पर ही स्टेगनेंट है, लगभग वहीं पर स्टेबल है और उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस नीति का उद्देश्य था मुख्य रूप से कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी जीडीपी के अंदर बढ़े, मतलब कि उसकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा तेज़ी से होनी चाहिए। ये इसका मुख्य लक्ष्य इसका था, इस पॉलिसी का। इसके अलावा एक और जो मुख्य उद्देश्य था इस पॉलिसी का वो था 100 मिलियन नए रोज़गार का सृजन करना। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी इस नीति की? क्यों इसे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बजाय इसे एक विनिर्माण नीति नाम दिया गया? इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये कि इससे पहले जो भी हमने औद्योगिक नीति बनाई उनमें ज़्यादातर सब में फेरबदल करते रहे। जैसे कि अगर हमने प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, पहले की पॉलिसीज़ में हमने ये किया कि हम राष्ट्रीयकरण की तरफ ज़्यादा चले, फिर बाद वाली पॉलिसीज़ में हमने क्या किया कि हम निजीकरण की तरफ बढ़े और जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसको सीमित करते चले गए, कुछ इस तरह की, या लाइसेंस को ख़त्म किया बहुत सारे उद्योगों के लिए। इस तरह की चीज़ें की गई थी। वहाँ पर मुख्य रूप से नियम तय किए गए, एक तरह से दिशा निर्देश तय किए गए कि किस तरीके से औद्योगिक विकास किया जाएगा, या औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से बनाया गया। लेकिन ये जो नीति थी ये मुख्य रूप से इस चीज़ पर केंद्रित थी कि किस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास है वो और ज़्यादा तेज़ी से किया जा सके, किस प्रकार उसकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके, किस प्रकार वहाँ से नए रोज़गार का सृजन हो सके। तो इसलिए इसे एक जो है मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ का नाम दिया गया। मेन जो इसकी विशेषताएं थी वो क्या थी? पहली जो विशेषता थी वो थी कि उद्योगों के अंदर जो श्रम प्रधान तकनीक है उसको बढ़ावा दिया जाए। भारत एक बहुत सघन जनसंख्या वाला देश है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हमारे पास लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा है, और इनफैक्ट भारत जो है वो विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी युवा जनसंख्या भारत के पास है। तो युवा है, इसका मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज है हमारा वो बहुत ज़्यादा है, और जब वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज ज़्यादा है तो उसके लिए रोज़गार भी चाहिए। रोज़गार तभी उसका सृजन हो सकेगा कि अगर उद्योगों के अंदर जो तकनीक है उस तकनीक का प्रयोग श्रम को रोज़गार देने के उद्देश्य से किया जाए, तो उसके लिए श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए। और इसके लिए उन उद्योगों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, उन उद्योगों के विकास के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया जिनमें श्रम का प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे टेक्सटाइल या गारमेंट्स की इंडस्ट्री है, जेम एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, लेदर या फुटवेयर की इंडस्ट्री है, या फूड प्रोसेसिंग के जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया गया, क्योंकि उनमें श्रम शक्ति का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। दूसरा है कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है, कि जो पूंजी से संबंधित जो उद्योग हैं, मतलब जिनमें पूंजी का निर्माण होता है, मशीनों का निर्माण होता है, यंत्रों का निर्माण होता है, उनके ऊपर जोर दिया जाए, ताकि जो हमारी एक लैकिंग है
पूंजी के क्षेत्र में वो कम हो सके, जो हमारी दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता है उस निर्भरता से हमें छुटकारा मिल सके, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्यों ध्यान दिया गया? क्योंकि ये माना जाता है कि औद्योगिक विकास या औद्योगिक क्षेत्र की मदर कही जाती है, जो पूंजी उद्योग है उसको उसकी मदर कहा जाता है, उसकी माँ कहा जाता है, कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था को अपने औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको पूंजीगत उद्योगों का विकास करना होगा। तो इसके लिए मुख्य रूप से जिन उद्योगों के ऊपर फोकस किया गया, जिनको लक्ष्य किया गया, जिनमें ज़्यादा उत्पादन करने की ज़रूरत थी, जिनको ज़्यादा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत थी, वो मशीन टूल से संबंधित या हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित या माइनिंग के इक्विपमेंट से संबंधित या फिर हैवी ट्रांसपोर्ट से संबंधित, हैवी टेक्नोलॉजी से संबंधित, इस तरह के उद्योगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। क्योंकि अगर ये उद्योगों का विकास किया जाता है, पूंजीगत उद्योगों का विकास किया जाता है, तो ये दोहरा प्रभाव करते हैं। एक तरफ तो यहाँ पर निवेश होने से उससे आय बढ़ती है, दूसरी तरफ पूंजीगत उद्योगों में किए जाने वाले निवेश से उससे संबंधित उद्योग, जहाँ पर के उन मशीनों का प्रयोग किया जाता है, उन उपकरणों, उन औजारों का प्रयोग किया जाता है जिन उद्योगों में, उनका विकास भी बहुत तेज़ी से होता है, वहाँ पर भी आय का सृजन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके अलावा उन उद्योगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया इस नीति के अंदर जिनका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। मतलब नीतिगत तरीके से अगर जिन उद्योगों की बात की जाए, जो किसी भी एक देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ दिखाते हैं, उन उद्योगों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया। जैसे कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स से संबंधित या शिपिंग के या एरोस्पेस के या सोलर एनर्जी के, इन क्षेत्रों के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया इस नीति के अंदर। इसके अलावा उन उद्योगों का अधिक विकास करना जिनमें भारत को कंपैरेटिव एडवांटेज है, मतलब तुलनात्मक रूप से भारत एक बेहतर स्थिति में है, एक तुलनात्मक लाभ की स्थिति में है, ऐसे उद्योगों को अधिक बढ़ावा दिया जाए ताकि उनका उत्पादन ज़्यादा हो, उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो और उन वस्तुओं का निर्यात करके हमें विदेशी विनिमय प्राप्त हो सके। और उसके लिए वो उद्योग हमारे मुख्य रूप से हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है या फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है या मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनी है। तो इनकी कॉम्पिटिटिवनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाई जाएगी? कि इनमें बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और कम प्राइस पर जब हम मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे तो हमारे जो उत्पाद हैं उनकी प्रतियोगिता क्षमता बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी मांग विदेशों में बढ़ेगी और निर्यात बढ़ेगा। स्मॉल स्केल और मीडियम एंटरप्राइजेज उद्योग से संबंधित, यानी जो लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने पर इस पॉलिसी में जोर दिया गया था। क्योंकि अब तक की हमारी नीतियों के अंदर एक जो ड्रॉबैक रही थी औद्योगिक नीति में, वो ड्रॉबैक संबंधित ही इस चीज़ से थी कि जो लघु या मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो इस पॉलिसी के अंदर मीडियम, माइक्रो, स्मॉल स्केल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर जोर दिया गया। क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, वहाँ पर जितना प्रोडक्शन होता है लगभग उसका 45% का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन उद्योगों से आता है। और इसके अलावा जितने हमारे निर्यात हैं उन निर्यातों का भी 40%, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जितने निर्यात हैं उन निर्यातों का भी 40% माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस से आता है। तो इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर था, जो सार्वजनिक क्षेत्र था, उसको बढ़ावा देने का तो नहीं, मतलब उसका विस्तार नहीं कर रहा था, पर उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए काम किया गया कि उनका जो रोल है ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, यानी कि इकॉनमी को अगर ग्रोथ करनी है, अगर उसे विकास करना है, तो जो उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं उनका बेहतर तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने का कार्य किया गया। अधिक स्वायत्तता से मतलब है कि
जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के जो निर्णय हैं वो ज़्यादातर वहाँ की मैनेजमेंट द्वारा लिया जाए और उसके अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या गवर्नमेंट की तरफ से जो इंटरफेरेंस है वो कम रहे। जो मैनेजमेंट बनाई गई है उसके उनके द्वारा ही उसका निर्णय लिया जाए। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर एक और चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया जो कि बहुत ज़रूरी भी थी। भारत के अंदर बिज़नेस सेक्टर से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित बहुत सारे रूल रेगुलेशन, ऐसा कहा जाता है कि करीबन 70 तरह के नियम और कानून हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक उद्योगपति को सालाना 100 से अधिक रिटर्न भरने पड़ जाते हैं, तो उसको ये एक बर्डन की तरह रहता है। तो इससे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है यानी कि व्यवसाय करने की जो सुगमता है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक प्रेरणा घटती है उद्यमियों के अंदर, निवेशकों के अंदर, उत्पादकों के अंदर। तो ज़रूरी है कि ये जो बिज़नेस से संबंधित नियम हैं, कानून हैं, इनको सिंप्लीफाई किया जाए और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को कम किया जाए। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा उतनी ही ज़्यादा जो उत्पादक हैं उनके पास इंसेंटिव होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डिसीज़न लिया गया था इस पॉलिसी के अंदर, वो था नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने का, निम्स। नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र, जैसे आप ये कह सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एक ऐसा क्षेत्र जो एक तरह से एक विशेष क्षेत्र जो आइडेंटिफाई किया गया होता है विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन के लिए या औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए, और इन क्षेत्रों के अंदर जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से। तो इन क्षेत्रों को विकसित करने का जो कार्य है वो राज्य सरकारों को करना है और राज्य सरकारों की पूरी जो जिम्मेदारी है वो इनको विकसित करने की रहेगी। इसके लिए 5000 हेक्टेयर के करीब का जो एरिया है उसमें निम्स को बनाया जाता है और यहाँ पर सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जो जिम्मेदारी है वो संबंधित राज्य सरकार की होती है। यहाँ पर सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर से रिलेटेड, वाटर, वेस्ट वाटर डिस्पोजल से रिलेटेड और इसके अलावा जितने भी प्रकार का जो रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, वो सभी पहले से इस्टेब्लिश करके दिया जाता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, जब वो उद्योग स्थापित करते हैं, वहाँ पर अपने उत्पादन इकाई लगाते हैं, तो उनको उससे संबंधित जितनी भी प्रकार की अनुमतियां हैं, जितने भी प्रकार के सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, उन सब की क्लियरेंस उनको एक ही जगह से मिले, उसके लिए उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो उसके लिए भारत में कुल मिलाकर के 17 निम्स की अनाउंसमेंट की गई थी और 2014-15 के अंदर 8 निम्स को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DIMC के अंदर स्थापित करने की बात की गई थी और जिनमें से कुछ की स्थापना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में जितनी भी लेबर फोर्स है उसका केवल 6% ही ऐसा है जिसके पास किसी न किसी उद्योग से संबंधित एक विशेष स्किल, एक विशेष दक्षता है जो प्रमाणित है। बाकी के जो लेबर फोर्स है हमारी उसमें दक्षता नहीं है या उस क्षेत्र से संबंधित जानकारियाँ उसके पास नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लेबर फोर्स है उसको अधिक दक्ष बनाया जाए, उसके अंदर स्किल्स हो ताकि जो संबंधित क्षेत्र है उसके अंदर वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके और उनको रोज़गार प्राप्त करना आसान हो। इसके लिए IITs, पॉलिटेक्निकल्स या वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर, इस तरह की चीज़ों को स्थापित करने पर जोर दिया गया और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के ऊपर इस पॉलिसी के अंदर काम किया गया। अब हम बात करते हैं जो मॉडर्न टाइम के अंदर जिसके बारे में बात की जाती है अक्सर, दैट इज़ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम अगस्त 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अनाउंस किया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था नए नए उद्यमियों को, उद्योगपतियों को इनिशिएटिव देना, उनको फैसिलिटेट करना कि वो ज़्यादा निवेश करें, ज़्यादा उत्पादन करें, इनोवेशंस करें, नवप्रवर्तन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस यूनिट लगाई जा सके
इसके लिए काम करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। और दूसरा मुख्य उद्देश्य इस प्रोग्राम का वो था, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को हम भारत के अंदर इनवाइट कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें, कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश हमें प्राप्त हो, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, ताकि हम चीज़ों को बाहर से मंगवाने के बजाय उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे अपने देश में हो, भले ही वो देश की कंपनियों से हो या बाहर की कंपनियां आकर के भारत में निवेश करें और यहाँ पर उत्पादन करें। तो इस तरह का प्रोविज़न जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में रखा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बेसिकली एफडीआई को अट्रैक्ट करने का था, कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आ सके। और इसके लिए जो काम किया गया वो था कि जो रूल रेगुलेशंस हैं उन्हें सिंप्लीफाइड करने की बात की गई। और जिस चीज़ को टारगेट किया गया वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि व्यवसाय करने की सुगमता, व्यवसाय करना ज़्यादा सरल हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एक इंडेक्स भी होता है, जिसमें किस देश के अंदर व्यवसाय करने में कितनी समस्याएं आती हैं, या कितनी सरलता है, या कितनी आसानी से एक व्यक्ति उद्यमी के रूप में स्थापित हो सकता है, अपना उद्योग लगा सकता है। उसके आधार पर पॉइंट्स दे करके एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी रेगुलेशंस को सिंप्लीफाइड किया गया है या कम किया गया है, उससे हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो काफ़ी अपग्रेड हुआ है, हम उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाए हैं। अब जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका वही है जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 का था, कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। ग्रोथ को बढ़ा करके हमें लेकर के आना है 12 से 14% की दर के बीच में, हमें विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को लेकर के आना है। और जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन को, उसकी हिस्से, उसकी भागीदारी को लेकर के आना है 25% तक। तो ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का भी यही ऑब्जेक्टिव था, ये इस पॉलिसी का भी यही ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह से जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो भी उसी से मिलता जुलता ही है, बल्कि सेम ही है। जो पॉलिसी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर भी 10 साल के अंदर, यानी 2011 में अनाउंस हुई थी, तो 2021 तक उसमें 100 मिलियन एडिशनल, यानी अतिरिक्त 100 मिलियन रोज़गार का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। और ऐसा ही लक्ष्य इसमें रखा गया है कि 2022 तक हम अतिरिक्त 100 मिलियन के रोज़गार का सृजन कर सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या ग्लोबल लेवल पर, जो हमारी प्रतियोगिता क्षमता है उसमें वृद्धि हो। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के ऊपर बात की गई है कि हम अपनी तकनीक को बेहतर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ स्किल इंडिया, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्स देनी है, क्योंकि स्किल का जो परसेंटेज है इंडियन लेबर फोर्स के अंदर वो 6% का है, जो बहुत कम है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ही एक तरह से एक हिस्सा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलेटेड या उस एरिया से संबंधित जो उद्योग हैं उनसे संबंधित ट्रेनिंग दी जाए, उनसे संबंधित स्किल्स उनके अंदर डेवलप की जाएं। तो ये एक उद्देश्य रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के। अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों को टारगेट किया गया, क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, ये तो उद्देश्यों की बात थी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में किन चीज़ों के ऊपर बात की गई, कौन कौन से कदम उठाए गए, या किस तरह की पॉलिसी को लेकर के चले। पॉलिसी वही है, प्रमोटिंग लिबरलाइजेशन की, हमें उदारीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा देना है। उदारीकरण सीधी सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिंपल करना, लिबरल कर देना, उदारवादी बना देना, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम करना, लाइसेंस अगर चाहिए तो उस चीज़ को कम कर देना, या लाइसेंस चाहिए भी तो वो सिंप्लीफाइड तरीका हो उसके लिए। अगर कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करता है, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के आता है, तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियरेंस मिले, ताकि वो उद्योग जल्दी स्थापित हो सके और जल्दी से उत्पादन देना शुरू कर सके। तो इस तरह की चीज़ें की गई, जिसमें एक पोर्टल भी चलाया गया जिस पर कि 24/7 आवर्स
आप अप्लाई कर सकते हो अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोडक्शन से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए। आप उसमें 24 आवर्स कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जल्दी से जल्दी आपको ऑनलाइन क्लियरेंस भी मिलती है, यानी उसको परमिशन भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, यानी जो हमारी 1991 की पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन, उनको ये कह सकते हैं कि और ज़्यादा एक और कदम आगे बढ़ कर के हमने लिबरलाइजेशन को अपनाया, एक और कदम आगे बढ़ कर के हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर। और इसमें एफडीआई को लेकर के, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो भी कैप्स थी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, जो एक मैक्सिमम लिमिट थी, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर 49% की मैक्सिमम लिमिट थी एफडीआई की, यानी कि उस क्षेत्र में डिफेंस से संबंधित जो उद्यम हैं उनके अंदर केवल 49% तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो सकता था। उसकी सीमा को बढ़ा करके 100% कर दिया गया। इस तरह बहुत सारे और भी इस तरह के उद्योग हैं जहां पर एफडीआई से संबंधित जिस भी तरह की कैप लगी हुई थी उन कैप्स को हटा दिया गया है। तो ये एक स्टेप उठाया गया मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये बात हमने पहले भी की है कि जो कॉरिडोर्स को स्थापित करने की बात थी कि कॉरिडोर जो है वो निम्स का ही एक हिस्सा है कि हमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने हैं, मतलब इस तरह के क्षेत्र स्थापित करने हैं जहां पर उद्यमियों को, उत्पादकों को हर तरह की जो अधोसंरचना से संबंधित फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी। सभी प्रकार का एक एटमॉस्फेयर इस तरीके से मिलेगा जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्रेंडली होगा, जहां पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रख करके कार्य किया जाएगा, तो उसको बढ़ावा दिया जाए इसके अंदर। और 17 जो है निम्स की स्थापना की बात की गई। स्मॉल सिटी बनाई गई भारत के अंदर। 100 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये एक इस मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ही एक हिस्सा रहा है। जो स्मार्ट सिटीज़ होंगी उनमें हर तरह की जो मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, सैनिटाइजेशन के प्रॉब्लम, वाईफाई नेटवर्क, कम्युनिकेशन से संबंधित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की गई है। निम्स की बात हम कर ही चुके हैं कि निम्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा उसका विस्तार करने पर जोर दिया गया मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स बाहर से आते हैं और आकर के हमारे देश में निवेश करेंगे, बेसिकली उसी के लिए ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम था। तो उसमें जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो कि किसी भी एक इन्वेस्टर को जब वो दूसरे देश में निवेश करने के लिए जाता है तो उसे इन चीज़ों को लेकर के एक डर बना रहता है। तो उनके इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने से संबंधित जो एक जो प्रोटेक्शन से संबंधित एक जो लेजिस्लेशन है, जो कानून बनाया गया, उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए कार्य किया गया। स्किल डेवलपमेंट की बात की गई। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा फेवरेबल बनाया गया, यानी कि जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं उनको उद्यमियों के या मैन्युफैक्चरर्स के या उत्पादकों के पक्ष में बनाया गया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें। इसके लिए जो है कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया, उसकी परसेंटेज को घटाया गया, वहाँ पर उनको जो है कि एक रिलीफ दिया गया ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घट सके। तो इस तरह की चीज़ें की गई मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए। So this is all for today's lecture. Thank you so much. Bye and take care.